हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हैप्पी साइंस चैनल पर और मैं हूं आपका टीचर लक्ष्मीकांत एल.के। बच्चों, केमिकल फार्मूला बहुत टफ लगता है और किस कंपाउंड का क्या केमिकल फार्मूला होगा ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। अब मैं बोलता हूँ ZnSO4, CaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। तो ये जब बच्चे देखते हैं रिएक्शन में केमिकल फार्मूलों को, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में वो केमिस्ट्री को इतना टफ समझ लेते हैं कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उसी टॉपिक को आज मैं ट्रिकी अंदाज में लेके आया हूँ ताकि आप आराम से और ट्रिक के माध्यम से समझ सकें कि केमिकल फार्मूला आप कैसे बनाएंगे। और कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको अगर दिया जाएगा तो आप हंसी खुशी उसका केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे। देखिए, केमिकल फार्मूला होता क्या है वो आप पहले देख लो। केमिकल कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखा है यहाँ पर NaCl। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, वो है MgCl2। तो ये देखते ही बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे आ गया, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, कहीं 0 है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज एक एक चीज़ क्लियर होगी और अगर वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आप यहाँ से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके जाओगे जो 9th में भी काम आएगा, 8th क्लास में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। और आज के बाद आपको केमिस्ट्री देखने का नज़रिया बिल्कुल बदलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये भी लिख लीजिए, ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे ये टॉपिक है और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। क्लास मैंने ऑल क्लासेस लिखा है क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है और सबको अगर समझ में आता है तो उनके हर क्लास की केमिस्ट्री आसान होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, एलिमेंट क्या होता है वो देख लो। एलिमेंट हमारे वर्ल्ड में मतलब अर्थ पर करीब 119 हैं। कितने हैं? 119। 119 एलिमेंट हैं अभी मौजूदा में, करंट में। और ये 119 एलिमेंट ऐसे हैं कि ये आपस में जब मिलते जाते हैं तो आप चारों तरफ जो इतने सारे गैजेट्स देख रहे हो, सामान देख रहे हो, पेड़ पौधे देख रहे हो, जीव जंतु देख रहे हो और बहुत सारे अर्थ क्रस्ट में जो स्टोन है वो देख रहे हो, रॉक्स देख रहे हो, सब चीज़ें इन्हीं 119 एलिमेंट के आपस में मिलने से बनी हैं। जैसे एग्जांपल, एक एलिमेंट है सोडियम। एक एलिमेंट क्या है? सोडियम। और दूसरा एलिमेंट क्या है? क्लोरीन। अब इन दोनों के कंबाइन करने से हमारा बना नमक, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसी तरीके से आपस में ये एलिमेंट कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक तरह से देखा जाए केमिकल बॉन्ड के थ्रू, और नए नए केमिकल कंपाउंड हमारे सामने आते जाते हैं। जैसे शुगर है। अब शुगर में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। शुगर क्या होता है? देखो, C12H22O11। ये चीनी जो होती है ना आपकी, शक्कर, शुगर, जो आप रोज़ दूध या चाय में इस्तेमाल करते हो, उसका फार्मूला है ये। अब इसमें क्या क्या है देखो, एक तो कार्बन है केमिकल एलिमेंट, और एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, और तीसरा है ऑक्सीजन एलिमेंट। तो देखो, यही 119 में से कुछ
एलिमेंट आपस में कंबाइन कर करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हमारे अर्थ पर मिलते हैं। इसीलिए तो कार्बन ने, हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने जब कंबाइन किया तो फिर क्या बन गया हमारा शुगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल कंपाउंड क्या होता है और ये 119 जो हमारे पास एलिमेंट हैं उन्हीं से आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरे से मिलकर इंटरेक्शन करके ये बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब एलिमेंट सपोज करो हम बहुत ऐसा एलिमेंट लेंगे जो हम बार बार उसको देखेंगे रिएक्शंस में और केमिस्ट्री के हर चैप्टर में वो मिलेगा। जैसे एक हमने लिया एलिमेंट सोडियम। अब सोडियम अगर हम एलिमेंट कहें तो इसका एटम क्या होगा, एक एटम क्या होगा Na। तो एक एटम इसका Na हो गया और ये इसका सिंबल भी है। ध्यान रखिए कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो कैल्शियम है तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो गया, ये Ca। तो ये क्या है, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस किस को, एक तो ये सिंबल है किसका, कैल्शियम का, और ये कैल्शियम का एक एटम भी है। राइट, तो एक एटम भी और सिंबल भी है। तो यहाँ पर सोडियम का एक एटम क्या है, Na। ओके, अब एक और ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम। इसका भी हम बार बार जिक्र करेंगे इसलिए हमने ले लिया। इसका सिंबल है Mg और ये इसके एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला ले लिया क्लोरीन। अगला ले लिया हमने क्लोरीन। और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है और इसको एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर Cl लिखा हो तो आप दो बातें कहोगे। किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखा है तो आप दो बातें कहोगे, क्या कि एक तो ये क्लोरीन का सिंबल है और ये क्लोरीन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक एटम है ये क्लोरीन का। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार ये कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, तो ये अब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखते हैं आयन क्या है। देखो, आयन होता है जब एटम पर कोई चार्ज आ जाए। देखो सोडियम पर यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो ये आयन हो गया। मैग्नीशियम पर यहाँ कितने चार्ज आ गए, +2 आ गए। ठीक है, तो ये भी आयन हो गया। क्लोरीन पर यहाँ क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये भी आयन हो गया। तो आयन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ, कि एटम अगर चार्ज को कैरी कर रहा है, एटम किसी एलिमेंट का एटम, उसके ऊपर अगर चार्ज है तो वही क्या है, आयन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चार्ज कैरिंग एटम। ठीक है, उसी को आयन बोलते हैं। तो डिफाइन अगर करेंगे तो ऐसे कर लेंगे कि चार्ज कैरिंग एटम इज नॉन एज को शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, नॉन एज आयन, या ऐसे कर देते हैं नॉन एज आयन। चार्ज कैरिंग एटम इज नॉन एज आयन। तो सोडियम का आयन ये हो गया, मैग्नीशियम का ये हो गया, क्लोरीन का ये हो गया। राइट, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। अगर वो आप समझ लोगे ना, और मैं आज ऐसे समझाऊंगा कि आप बिना समझे जा ही नहीं सकते, कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। बस आप बैठे रहिए, आप सिर्फ
देखते रहिए क्या हो रहा है। तो आयन तो ये हो गया। अब देख लेते हैं रेडिकल क्या है। अब देखो यहाँ पर आपने ये देखा होगा लिखा हुआ कई जगह, ये। अब यहाँ देखो चार्ज भी है, एटम भी है, तो फिर ये रेडिकल क्यों कह रहे हैं, इसको आयन क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो ये आयन ही है, लेकिन इसमें एटम कितने हैं ये देखो। एक तो सल्फेट में देखो, एक तो सल्फर का हो गया एटम और 4 हो गए ऑक्सीजन के, तो टोटल यहाँ कितने हो गए? 5 एटम। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम हो गया, हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 5 एटम यहाँ भी हो गए। यहाँ देखो 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? यहाँ पर 2 एटम हो गए, राइट। तो ये हो गए। अब ये 1 से ज़्यादा एटम है भैया, 1 एटम तो नहीं है, यहाँ पर 1 एटम था, देखो 1 एटम ये था, और ये आयन जब बना तब भी इसके 1 ही एटम है, लेकिन चार्ज उस पर आ गया। यहाँ पर मल्टीपल एटम है, यानी पॉली एटम है। कैसे हैं? पॉली एटम, पॉली, मोर देन 1, पॉली। तो ये एक तरह से देखा जाए पॉली एटॉमिक आयन है, मतलब कई सारे एटम हैं और उसके ऊपर चार्ज है, तो फिर ये कैसा आयन हो गया? पॉली एटॉमिक आयन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये आ जाता है कि पॉली एटॉमिक आयन क्या है। तो पॉली एटॉमिक आयन क्या है कि जब ग्रुप ऑफ एटम, देखो ग्रुप है एटम का, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिल गए तो एक झुंड बन गया ना, ग्रुप बन गया। जैसे आप लोग क्या करते हो, एक स्टूडेंट हो तो उसको ग्रुप कहोगे, लेकिन नहीं, जब पार्टी करने के लिए जाते हो तो कितने जाते हो? करीब 3, 4, 5, 6, और फिर हो सकता है कि उसमें 10 से 15 तक शामिल हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति अगर है, एक आप हो तो फिर ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर 2 हो तो ग्रुप है, यस, छोटा ग्रुप है, 3 है तो और बड़ा है, 4, 5, 6, 10 है तो हैवी ग्रुप है, और वो फिर आप लोग ट्रीट और पार्टी देने के लिए जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही कि यहाँ 5 एटम है तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ 5 एटम है, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम है, और यहाँ पर 2 एटम है तो यहाँ भी क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम, और उस ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर क्या है? चार्ज है। तो फिर ये कैसा हो गया कि पॉली एटॉमिक आयन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? यहाँ पे सिर्फ ये कहा था कि चार्ज कैरिंग एटम, तो यहाँ लिख दोगे। ऐसे पढ़ेंगे कि हमें कोई चीज़ याद ना करनी पड़े। मेरी कोशिश है ये कि आपको ऐसा तरीका बताया जाए, कुछ ट्रिक ऐसी बताई जाए कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, एक पैटर्न हो और उसको आप फॉलो करके दूसरे टॉपिक को भी उसी से समझ सकें। जैसे चार्ज कैरिंग एटम, तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? चार्ज कैरिंग ग्रुप ऑफ एटम, चार्ज कैरिंग ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन, या फिर इसको कह सकते हैं रेडिकल, राइट। तो ये हो गया रेडिकल। तो पॉली एटॉमिक आयन ही रेडिकल होता है, ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए एटम्स तब, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये है P4 नेगेटिव तो फिर क्या ये रेडिकल है? नहीं, ये ग्रुप ऑफ एटम तो है लेकिन एक ही तरह के एटम्स हैं, इसलिए ये रेडिकल नहीं है। तो रेडिकल में क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो कि चार्ज कैरिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स या मोर देन 2 एटम, ग्रुप ऑफ
एटम ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। तो चार्ज कैरिंग ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज रेडिकल। तो अब रेडिकल आप समझ गए कि इसमें ग्रुप है एटम का और उस पर चार्ज है, राइट। अब ये बात आप समझ गए हो कि देखो एटम क्या होता है, उसी का सिंबल, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है, वही उसके एक एटम को दिखाता है। अगर एटम पर चार्ज आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो आयन हो जाएगा। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब ये बात आप समझ गए। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ आप ये देख सकते हो कि एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम है और यहाँ पे क्या है, कार्बन। सोडियम ने एक क्लोरीन को उठाया हुआ है, मतलब उसको साधे हुए है वो। अब आप बताओ कि मैग्नीशियम कितने क्लोरीन एटम को साधे हुए है, कितने को पकड़े हुए है, वो है दो क्लोरीन एटम। एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन एटम को पकड़े हुए है, साधे हुए है, वो 3 को साधे हुए है। तो ये तो सोडियम कितने क्लोरीन को साधे हुए है, 1 को। मैग्नीशियम कितनों को पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए है, 2 को। एल्यूमिनियम कितनों को होल्ड किए हुए है, 3 को। और कार्बन कितनों को होल्ड किए हुए है, 4 को। तो ये बताओ कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है इन चारों में से। वेरी गुड, जो ज़्यादा को होल्ड किए हुए, तो कार्बन की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कितनी है, 4 है। यहाँ ये एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है। मैग्नीशियम की 2 है और सोडियम की कितनी है, 1 है। तो यही होती है बच्चों बैलेंसी। यही मैं बताना चाह रहा था कि बैलेंसी क्या है। तो बैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब सोडियम कितने क्लोरीन से कंबाइन कर सकता है, 1 से। मैग्नीशियम कितने क्लोरीन से कर सकता है, 2 से। एल्यूमिनियम कितनों को होल्ड कर सकता है, कितने से कर सकता है कंबाइन, 3 से। और कार्बन कितने से को कर सकता है, 4 से। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हो आप, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी, राइट। तो ये इज नोन एज मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है, आप लगा लोगे खुद के इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर हम डिफाइन करें तो ये हो गई कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। अब सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 है। तो वैलेंसी सोडियम की कितनी हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4, राइट। तो ये बात समझ गए कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अब वैसे तो होता क्या है कि हाइड्रोजन से देखते हैं कि हाइड्रोजन कोई एटम कितने होल्ड कर सकता है। अब ध्यान रखो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो बराबर है। मतलब ये क्लोरीन अगर जितने वो हाइड्रोजन होल्ड करेगा उतने ही वो क्लोरीन करेगा। इसलिए हमने क्लोरीन को यहाँ ले लिया क्योंकि बहुत सारे ये कंपाउंड ऐसे हैं जो आप बार बार बुक में देखते हो। अब हाइड्रोजन का बहुत कम इनके साथ कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पर मैं ले लेता तो फिर आप ये कहते कि अरे ये कंपाउंड तो हमने देखे ही नहीं। इसलिए हमने क्लोरीन लिया जानबूझकर, ताकि आप ये कहो कि अरे ये कंपाउंड तो वही है जो हम रोज़ देख रहे हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही बात है, बस हाइड्रोजन कितने होल्ड कर सकता है वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही बात है, तो जितने हाइड्रोजन होल्ड करेगा उतने ही वो क्या करेगा, क्लोरीन। तो इसलिए आराम से हम क्लोरीन यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो कितने कर सकता है वो यहाँ पर लिखिए, तो वही उसकी वैलेंसी हो गई, राइट। अब देखो, अब वैलेंसी निकालते कैसे हैं वो देखो। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैलेंसी को कैसे पता करेंगे। ये वाला मैं हटा देता हूँ। वैलेंसी
अगर पता चल जाए तो केमिकल फॉर्मूला यूँ चुटकियों में बन जाता है। बस अब हमें जानना है, आखिरी स्टेप में ले रहा हूँ इसका। सबसे पहले तो आयन आपको समझाया, एटम और रेडिकल ये समझ गए। इसके बाद हमने समझाया आपको वैलेंसी क्या है, कि कोई एटम कितने हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है, या कहें कि क्लोरीन को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला और अंतिम बार है, ये लास्ट स्टेप है, और इसके बाद केमिकल फार्मूला यूँ चुटकियों में आप करने लगोगे। तो अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा हाउ टू फाइंड वैलेंसी, और ये भी आपकी चुटकियों का ही खेल है। अभी तक ये बताओ, तीनों टॉपिक जो आपने पढ़े, क्या कोई बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ? नहीं। जो हम चीज़ें जानते हैं उन्हीं को ही सिंक्रोनाइज करके, उन्हीं को एक दूसरे से जोड़ के हम नए टॉपिक को सीखेंगे। यही यहाँ पर इस चैनल पर हमेशा होता रहेगा। तो हाउ टू फाइंड वैलेंसी ये देख लेते हैं। देखो, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या हैं वो देखो भाई। ये Na+, ये लिखा हमने Mg+, ये लिखा हमने OH नेगेटिव। देखो, इसमें हमने आयन भी ले लिया और रेडिकल भी ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पर आप ये देखो कि चार्ज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेज, तो सोडियम पर नंबर ऑफ चार्ज कितना है? देखो 1 है। मैग्नीशियम पर नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 2 है। OH नेगेटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम है और उस पर चार्ज कितना है? इस ग्रुप पर 1 है। राइट। तो अगर हमारे पास कोई आयन है या रेडिकल है तो उसके चार्ज को देख लो, काउंट कर लो, वही उसकी बैलेंसी होगी। मतलब वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, वो उतने ही क्लोरीन को होल्ड कर पाएगा। समझ लो ये बात। तो सोडियम की यहाँ पर देखो चार्ज कितना है? 1 है, तो 1। मैग्नीशियम का 2 और OH का 1। ये बात समझ में आ गई? तो ये है एक तरीका कि बैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ चार्जेज जो है वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो आयन अगर दिया है, रेडिकल दिया है, तो आराम से उसकी बैलेंसी हम पता कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है, हाँ, बाय चार्ज। ये पहला तरीका हो गया, फर्स्ट बाय चार्ज। और सेकंड है हमारा बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब ये जो दूसरा तरीका है ये हम थोड़ी देर के बाद लेंगे। पहले हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखते हैं। देखो, अब सपोज करो कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन combine and form sodium chloride. Write the chemical formula of sodium chloride. तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों कंबाइन हुए।
कंपाउंड क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, और वो पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। अब देखो, चूँकि कई बार आप देख चुके हो तो इसलिए आप कह दोगे NaCl, लेकिन आज हमें ये नहीं बताना, ये नहीं कहना है कि ये हमें पता है, बल्कि हम ये सीखेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, और यही हमारा टारगेट है आज का। तो देखो, सोडियम का हम सिंबल लिख लेंगे, क्लोरीन का सिंबल लिख लेंगे, फिर इनके नीचे हम इनकी बैलेंसी लिखेंगे। अब सोडियम की बैलेंसी यहाँ से देख लो 1 आ गई, यहाँ से भी क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी क्लोरीन से कितने से हुआ था, तो वो 1 आ गई। यहाँ से अगर हम देखें कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट बैलेंसी, तो भाई चार्ज को देखकर, तो सोडियम का जो आयन होता है उसके ऊपर चार्ज हमने देखा, और हमने देखा कि उसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि चार्ज 1 है। इसी तरीके से क्लोरीन की यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो इसलिए इसका भी क्या है, 1 है नंबर ऑफ चार्ज, और इसकी बैलेंसी भी 1 है, राइट। चलो, अब क्लोरीन की भी 1 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस करेंगे। क्रॉस मतलब ये वाला जो नंबर है वो सोडियम के पास जाएगा, और सोडियम वाला क्लोरीन के पास जाएगा। यानी सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो किसके पास जाएगी, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन की 1 है तो वो किसके पास जाएगी, सोडियम के पास। तो ये नंबर हम क्या करते हैं, क्रॉस करा के वहाँ पर ले जाते हैं। तो देखो 1 पहुँचा यहाँ, तो उसके सफिक्स में 1 हम लिख देते हैं। क्लोरीन के लिए भी कितना पहुँचा, 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो, यानी सिंबल होता है, वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम 1 और 1 ये जो है इसको हटा देंगे और दोबारा लिख देंगे NaCl। लेकिन प्रोसेस हम पूरी करेंगे ताकि हम एक एक स्टेप इसका सीख सकें, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हमने बनाया। इसके बाद एक और बनाते हैं, देखो बहुत MgCl मतलब मैग्नीशियम, और सपोज ये लिखा है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइन करते हैं और एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसका फार्मूला आपको बताना है। तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन का सिंबल हमने लिख लिया। ये सिंबल हम लिख लेंगे जिसके बारे में हमें पूछा है कि वो कंबाइन कर रहे हैं, उसका केमिकल फार्मूला बताना है, उनके हम सिंबल यहाँ लिख लेंगे। ये मैग्नीशियम हो गया, ये क्लोरीन का सिंबल हो गया। अब हम देखेंगे कि इनकी बैलेंसी क्या है। तो बैलेंसी देखने का पहला जो तरीका बताया वो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कुछ सीख लें। इसके बाद हम देखेंगे कि और भी तरीका है कि बैलेंसी हम वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमने कहा कि चार्ज देख के पता करते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी है, 2 है, और इसकी कितनी है, 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। वेरी गुड, कराइए। 1 को हम इसके सफिक्स में लिख देते हैं Mg1, और 2 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमने कहा कि 1 है तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता, बाकी को तो हम लिखेंगे ही, 1 से अगर ज़्यादा है तो। MgCl2, बताइए कोई दिक्कत है? अब आप ऐसे ही खेल खेल में सारे केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन एक वादा करो कि आप कम से कम आज 20 ऐसे कंपाउंड के केमिकल फार्मूला बनाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो डल पड़ जाएगा 1, 2, 4 दिन बाद, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से पूरी ज़िंदगी भर के लिए ये हो जाएगा। इसके बाद 1, 2 और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हटाया। अब देखते हैं, एक और लेते हैं, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड। हमने कहा कि एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ने कंबाइन किया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। अब आप ये बताइए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो एल्यूमिनियम लिखोगे और ये हाइड्रोक्साइड, OH का जो नाम होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से कहा भी था कि सर आप नाम भी लिख दिया करो, तो ये हाइड्रोक्साइड, ये तो सोडियम मैग्नीशियम ये क्लोरीन है ही। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप सिंबल लिखो यहाँ पर उसके ऊपर चार्ज मत लिखना, क्योंकि चार्ज तो हम नीचे ला ही रहे हैं, मतलब बैलेंस ही जो लिख रहे हैं वो एक तरीके से उसका चार्ज ही है, तो हम ऊपर से उठा के कहाँ ला रहे हैं, नीचे। तो इसलिए ये सिंबल जो लिखे जाएंगे ये विदाउट चार्जेज लिखे जाएंगे। तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना था देख लो बेटा, 3 था। OH पर चार्ज कितना था, 1 था, यानी बैलेंस ही इनकी ये है, एल्यूमिनियम की 3 है और OH की 1 है। अब देखो क्रॉस कराओ, कर दिया, ओके। अब देखो क्या बना हमारा, एल्यूमिनियम 1 और OH। अब ये 3 यहाँ पे लगाएंगे। अब 3 जब यहाँ पे लगाया तो अब क्या सिर्फ ये 3 जो मल्टीप्लाई हुआ है वो पूरे OH में करना है कि सिर्फ हाइड्रोजन में करना है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे ही OH के लिए 3 जाएगा और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी। तो अलग अलग न करके हम क्या करते हैं कि अगर रेडिकल है यानी ग्रुप ऑफ एटम है तो वहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद हम ये 3 लगा देते हैं। ध्यान रखना ये चीज़। अगर सिंगल एटम है, सिंगल आयन है, आयन है मतलब एटम का ही वो चार्ज होगा, एटम पर जो चार्ज होता है तो वो एक ही होगा। तो इसलिए जब आयन होता है तो हम उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम यानी रेडिकल, तो उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के तब ये जो नंबर है वो हम क्रॉस कराएंगे। ये ध्यान रखना, बस इतनी बात अगर समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। तो 1 हम हटा दें क्योंकि 1 की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये OH का होल थ्राइस, ऐसे बोलते हैं, होल थ्राइस ऑफ OH। या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर हमें पढ़ना हो तो क्या कहेंगे, AlOH का होल थ्राइस या Al होल थ्राइस ऑफ OH। होल मतलब पूरे का थ्राइस, ओके। तो पूरे का थ्राइस कब हमें पता करेंगे, कब कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जब हम उस रेडिकल को या ग्रुप ऑफ एटम को ब्रैकेट में घेर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। तो ये बच्चों आज जो आपने सीखा, अब आप कितने भी उठा लो, बहुत सारे उठा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ना बना पाओ तो ये मेरा चैलेंज है, मैं आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाया कि केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा तो फिर मेरे यहाँ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर आया ही इसीलिए हूँ किताब के आपकी साइंस की जो लर्निंग है वो आपकी बहुत आसान हो जाए, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी इतनी हो कि आप बड़े बड़े क्लासों में जब जाओ तो बिल्कुल भी परेशानी ना हो। 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम अगले छोटे से टॉपिक पर बढ़ते हैं और उसके बाद ये आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिंक। पहले तो इसका चार्ज लिख दें ताकि आप आराम से बना पाओ, क्योंकि बिना उसके तो आप नहीं बना पाओगे। वो आपकी बुक में 9th की क्लास की जो बुक है वहाँ पूरी एक टेबल बनी है कि किस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, वो किस आयन पर कितना चार्ज होगा, किस रेडिकल पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर है। अब देखो जिंक ++ और PO4 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव,
अब इसके बीच में केमिकल फार्मूला बनाना है, तो हमने कहा था कि उसके चार्ज को हम नहीं लिखेंगे, केवल सिंबल लिखेंगे, और ऐसे हमने लिख लिया। क्योंकि ये चार्ज जो है वैलेंसी जब हम नीचे लिखते हैं तो ये चार्ज ही तो हम लिखते हैं, इसलिए उसको हम सिंबल पर नहीं लिखते। तो 3, अब ये हो गया, ये हो, तो कैसे Zn3 और PO4 को ब्रैकेट में करके तब ट्वाइस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है। और ऐसे ही लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 42, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 42 तो PO4 ही रहेगा, वो PO42 थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए इसको पहले ब्रैकेट में लेंगे, तब ये हम सब स्क्रिप्ट में नंबर लगाएंगे या सफिक्स में नंबर लगाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कितने भी कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि सर इसका फॉर्मूला मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ पर आपको गाइड कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि सर मैं इसका फॉर्मूला नहीं बना पा रहा हूँ, और जो आपने पढ़ाया उससे हमें ये बनाने में मदद नहीं मिल रही है। डेफिनेटली बच्चों मदद मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप केमिकल फार्मूला आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद देखो, ये केमिकल फार्मूला जो टॉपिक था वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास ये मान लीजिए नहीं है कि किस पर कितना चार्ज है, तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे वो देख लो। अब ये यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आराम से हम समझ सकते हैं। वैलेंसी एक तरीका और है जिससे हम निकाल सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में, यानी किसी भी एटम की बाहरी शेल में, सबसे बाहर जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये पता चल जाए तो हम उसकी वैलेंसी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो, सोडियम है, सोडियम की पहला ऑर्बिट है, शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, तो ऑर्बिट भी कह सकते हो आप। सोडियम का पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो कौन सा चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी सबसे बाहरी, तो 2 हो गए। दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं 8 हैं। तीसरा ऑर्बिट सबसे बाहर है, क्योंकि इसके बाद फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही सबसे बाहरी हो गया। तो सोडियम के पास कितना है, सबसे बाहर 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। और यहाँ पर भी हमने देखा था कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो चाहे तो ये पता हो कि Na के ऊपर 1 प्लस चार्ज होगा तो 1 वैलेंसी हो गई, या फिर हमें ये पता हो कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब देखो, एटॉमिक नंबर यहाँ दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से हमने ये बना दिया है कि पहले ऑर्बिट में कितने, 2 में कितने और तीसरे में कितने। और ये अगर पैटर्न आप सीख लोगे यहाँ पर आज, तो आपको वैलेंसी निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हमें 20 तक सीखना है, ये 19वां लिखा है, अभी हम 20वां भी लिख देंगे और आराम से सीख सकते हो। देखो 1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 आ गया, क्योंकि अब तो और कुछ है ही नहीं ज़्यादा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सब ये आपको पता होगा, या मैं बता देता हूँ कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में होते हैं। तो हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर है, तो उसका कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन में 1 ही था तो 1 भर दिया, हीलियम में 2 थे तो 2 भर दिए, ठीक है। 2 पहले ही ऑर्बिट में आ गए, क्योंकि पहले ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। अब आगे देखते हैं, 3 है किसका, लिथियम का, तो 3 होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 ही भर सकते हैं, इसलिए हमने 2 भरे, तो 1 बचा। 1 किस में चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में, और सेकंड ही इसका आउटर मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये सेकंड वाला ही आउटर मोस्ट हो गया।
तो लिथियम की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी ये हो जाएगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन का यही आउटर मोस्ट है क्योंकि आगे है ही नहीं, तो ये भी इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इसकी वैलेंसी अलग टाइप से होती है। इसके बाद बेरिलियम है। बेरिलियम के पास 4 हैं, तो 4 हैं तो 2 पहले में आ गए और 2 दूसरे में आ गए। तो दूसरे में जो आया यानी अब इसके बाद कोई ऑर्बिट नहीं, तो यही आउटर मोस्ट हो गया, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसी तरीके से देखो अब आगे बढ़ाते चले जाओ। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 वाला हमने छोड़ दिया, 6 है, 7 है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो 3 है, 3 वैलेंसी हो गई, 4 है तो 4 वैलेंसी हो गई। लेकिन अगर 5 होती तो तब कैसे हम निकालते? तो क्या करेंगे कि अगर 4 से ऊपर है तो 8 में से माइनस कर देंगे 5, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3। इसी तरीके से अगर 6 होते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन तो 8 में से 6 गए 2, माइनस कर देंगे। और ये देखो 7 है ना, यहाँ पे यहीं पे ये इसका एग्जांपल यहाँ भी दे देते हैं कि यहाँ पर 7 है तो 4 से ज़्यादा है, तो कितने में से माइनस कर देंगे? 8 में से, तो कितने हो गए? 1। तो जो माइनस करके आएगी वो उसकी वैलेंसी आएगी। तो इस केस में फ्लोरीन के केस में वैलेंसी हो गई 1। भले ही इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फिर भी इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि अगर 4 तक तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही मान लिए जाती है वैलेंसी, लेकिन 4 से अगर ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन तो फिर 8 में से माइनस करते हैं। राइट, तो अब Ni को भी छोड़ दो, इसके 8 में से 8 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती, 0 वैलेंसी होती है। इसी तरीके सोडियम देखो 2 8 1 हो गया, और मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे मतलब 12 हो जाएगा, तो 2 8 2 2 8 3 2 8 8 4 तक तो वही वैलेंसी रहेगी जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और फिर 4 के बाद अगर बढ़ते हैं 5 हो जाते हैं तो 8 में से माइनस कर देना। ठीक है, इसी तरीके से आर्गन के 8 हैं तो 8 में से 8 गए, 0 बचा, तो इसकी भी कोई वैलेंसी नहीं है, इसकी भी 0 वैलेंसी, इसकी भी 0 वैलेंसी। पोटेशियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 है। तो ये चार्ट ज़रूर बना लेना, और बीच में हमने जो छोड़ दिए हैं, ये जो छोड़ दिए हैं सोडियम से लेके आर्गन तक जो एलिमेंट छोड़े हैं वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ पाएँ। और यहाँ भी कुछ हमने छोड़े हैं, देखो यहाँ पर भी हमने छोड़े इसलिए थे क्योंकि एक पैटर्न बन रहा था, 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 5 वाला देख लो। यहाँ पे स्टार लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 वाला। नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 7 2 5, ठीक है, 2 5। फिर ऑक्सीजन होता है 2 6, तो ये आफ्टर मोस्ट सेल में 5 और 6 उसमें होगा। अब अपने क्या छोड़ा है? हमने इधर छोड़ा है सोडियम के बाद कुछ छोड़ा है, तो मैग्नीशियम हो गया 12, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 8, और 1 है तो 1 और बढ़ गया 2 हो गया, क्योंकि 11 से 12 हुआ ना, सोडियम का 11 था तो 1 आउटर मोस्ट सेल में आ रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैग्नीशियम में 12 है तो 2 आ गए, ठीक है। एल्युमिनियम में 13 है तो कितने आ गए? 3 आ गए। और अभी तो हमने देखा ही था कि देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है, और यहाँ भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने कैसे निकाली थी? यहाँ पर हमने ये देखा था कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, लेकिन यहाँ हम कैसे देख रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, फिर आ गया सिलिकॉन के 14 होते हैं, तो ये 2 8 और 4, राइट। तो इस तरीके से 4 हो गए, लेकिन अगर 5वां आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम 8 में से माइनस करेंगे, 2 8 और ये 5 है, तो 8 में से माइनस करो 5, कितना आ गया? 3, तो इसकी बैलेंसी हो गई 3। तो इस तरीके से हम बैलेंसी 20 तक बेटा याद कर लो, यही जो पैटर्न है, और 20 तक जब आपको याद हो जाएगा, देखो फिर 16 हो गया, चलो
16 हो गया, तो एक और लिख लो, जल्दी से लिखा देते हैं। 17 होता है क्लोरीन का। तो 2, 8 और 7, 8 में से ये 7 मैं 15 ही तो हुआ, 15, तो 15 हो गया। अब 16 होता है सल्फ़र का, तो ये 6, ओके। फिर क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8 और 7, राइट। तो अब 7 हो गया, फिर उसके बाद आर्गन तो है ही 18 और 19 लिखा है पोटेशियम, और 20 आप कर लो यहाँ पर कैल्शियम। 2, 8, 8 और 2, ठीक है। कैल्शियम का 2 हो गया, पोटेशियम का 1 है। इतनी अगर टेबल आपको याद हो गई, और ये याद करना आसान है बहुत, क्योंकि ये हमने कॉन्सेप्ट ऐसा दे दिया, ट्रिक दे दी है कि कैसे हम करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 2 और 1। अब बढ़ाते चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो आराम से याद हो गया, 9 तक भी याद, 8 तक हमें याद हो गया। इसके बाद सोडियम आ गया, सोडियम में 1 है, फिर बढ़ाते चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया, किस में, आर्गन में। फिर आगे पोटेशियम में 1 है और कैल्शियम में 2 है। तो इस तरीके से बच्चों बैलेंसी भी आपको आराम से पता चल गई। तो ये था आज का टॉपिक, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ये टॉपिक बच्चों 11th के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, 12th के भी लिए भी, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और नहीं पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।